हेलो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 6 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को हम लोग सीखने वाले हैं या सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे हर दिन आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो में बताए गए एक एक रूल्स को आप अच्छी तरह से समझ सकें और आने वाले दिनों में आप भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो इस पर आधारित होगा, जब भी हमें हिंदी में बोलना हो काफ़ी हद तक वह एक शरीफ आदमी है, काफ़ी हद तक तुम बदनाम हो, काफ़ी हद तक ऐसा है, काफ़ी हद तक वैसा है, इसको बोलने के लिए हम लोग टू अ ग्रेट एक्सटेंट का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बात को पूरा करने के लिए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कंप्लीट सेंटेंस होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है काफ़ी हद तक तुम सही हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू आर राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, या फिर यूँ बोल सकते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू आर राइट। मैंने काफ़ी हद तक उसे मनाने की कोशिश भी की। आई ट्राई टू परसुएड हिम टू अ ग्रेट एक्सटेंट। काफ़ी हद तक तुम्हारा नया घर उस पुराने घर से बड़ा है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट योर न्यू हाउस इज बिगर दैन दैट ओल्ड हाउस। काफ़ी हद तक आपका बेटा उसके बेटे से बेहतर है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट योर सन इज बेटर दैन हिज सन। उसकी विनम्रता और सादगी के कारण काफ़ी हद तक मैं उसे पसंद किया करता था। I used to like her to a great extent. काफ़ी हद तक मैं उसे पसंद किया करता था because of her politeness and simplicity. उसकी विनम्रता और सादगी के कारण मैं उसे काफ़ी हद तक पसंद किया करता था। काफ़ी हद तक वह तुम्हारी चाल को समझ रहा था, यानी तुम्हारी षड्यंत्र को समझ रहा था। He was getting or understanding all your कॉन्स्पिरेसी। काफ़ी हद तक तुम्हारा सौतेला भाई इस षड्यंत्र को रचने में कामयाब रहा है। योर स्टेप ब्रदर हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू हैच दिस कॉन्स्पिरेसी। इस षड्यंत्र को तो यानी दिस कॉन्स्पिरेसी, उस षड्यंत्र को तो डैट कॉन्स्पिरेसी। काफ़ी हद तक वह मुझे बहुत सुंदर लगा करती थी। आई यूज टू फाइंड हर वेरी ब्यूटीफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। नेक्स्ट है हमारा वहम में जीना। वहम में जीना छोड़ दो, वहम में क्यों जी रहे हो, ऐसा सोचना तुम्हारा वहम है। वहम में जीने से कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग एक ईडियम का यूज़ करते हैं और वो है हैव हेड इन द क्लाउड्स। इसमें हैव का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। हैव हमारा चेंजेबल होगा और इसका सेंटेंस के अनुसार इसका फॉर्म चेंज होगा। वहम में मत जियो। डोंट हैव योर हेड इन द क्लाउड। डोंट हैव योर हेड इन द क्लाउड। वह तो आज भी वहम में ही जी रहा है या जी रही है तो शी का यूज़ करेंगे। शी जस्ट हैविंग हर हेड इन द क्लाउड्स इवन टुडे। उसे तो बस वहम में जीने की आदत हो गई है। शी हैज जस्ट गॉट यूज टू हैविंग हर हेड इन द क्लाउड्स। हैबिचुएशन पर अगर सारे स्ट्रक्चर्स को सीखना है तो वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। आजकल तुम बहुत वहम में जीने लगे हो। दिस डेज यू हैव स्टार्टेड हैविंग योर हेड इन द क्लाउड्स अ लॉट। नेक्स्ट
सेंटेंस है, अब तुम्हें भी वहम में नहीं जीना चाहिए। इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ you should also not have your head in the clouds. लगता है तुम वहम में जी रहे हो। I think you are having your head in the clouds. I think you are having your head in the clouds. नेक्स्ट है, हमें जब भी अपने सेंटेंस में बोलना हो, इज्जत का सवाल है, रिश्ते का सवाल है, नौकरी का सवाल है, बच्चों का सवाल है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सवाल है, इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इट्स अ मैटर ऑफ का यूज़ करते हैं। अगर इसमें कोई वर्ब आता है तो इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, और नहीं तो जिस चीज़ का नाम आ रहा है, नेम ऑफ द थिंग, उसका जिक्र करेंगे। यह जिंदगी और मौत का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। यह उसकी ज़िंदगी का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ हर लाइफ, या फिर यूँ कहें इट्स अ मैटर ऑफ हिज लाइफ। मेरे लिए कुछ करो यार, क्योंकि ये मेरी नौकरी का सवाल है। डू समथिंग फॉर मी बडी, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ माई जॉब। Do something for me buddy, because it's a matter of job, it's a matter of my job. ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, it's a matter of my life. मेरे लिए बहुत चिंता की बात है, it's a matter of concern for me. It's a matter of concern for me. इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ माई किड्स और आवर किड्स। अगर सब्जेक्ट बी है तो आवर यहाँ पे होगा, और मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ तो माई किड्स की बात करूँगा। माई किड्स फ्यूचर, माई चिल्ड्रंस फ्यूचर, इट्स अ मैटर ऑफ माई किड्स फ्यूचर। यह उसकी शादी का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ हीज मैरिज और वेडिंग। यह हमारे माता पिता की इज्जत का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ आवर पेरेंट्स प्रेस्टीज। ये हमारे रिश्ते का सवाल है, इट्स अ मैटर ऑफ आवर रिलेशनशिप, इट्स अ मैटर ऑफ आवर रिलेशनशिप। जब भी हमें बोलना तुम्हें पता भी है वहाँ क्या हो रहा है, तुम्हें पता भी है, तुम कौन है तुम्हें पता भी है, मैं कौन हूँ तुम्हें पता भी है, जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वो कौन, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग तुम्हें पता भी है को बोलने के लिए हम लोग कहते हैं डू यू इवन नो, डू यू इवन नो। उसके बाद हम लोग WH फैमिली का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद मेन वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। डू यू इवन नो, उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे डू यू नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। अगर हम लोग इस तरह से बोले डू यू इवन नो व्हाट आर यू स्पीकिंग, अगर इस तरह से बोलेंगे तो ये हमारा सेंटेंस 100% गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसा स्ट्रक्चर है आपको उसी स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बनाना है। उसे पता भी है वह बड़बड़ाए जा रहा है, डज ही इवन नो व्हाट ही कीप्स मम्बलिंग। मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, लेकिन वो अपने आप में जो मुंह से बड़बड़ बड़बड़ करता है। विस्पर का मतलब होता है कान में बड़बड़ाना, कान में बोलना। तुम्हें कुछ पता भी है अभी जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है वह कौन है। डू यू इवन नो अबाउट दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हु ही इज।
हु इज़ ही अगर आप बोलेंगे या लिखेंगे वह एकदम बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उसे पता भी है उसका भाई उसे क्या बताना चाहता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डज ही इवन नो व्हाट हिज ब्रदर वांट्स टू टेल हिम। नेक्स्ट है तुम्हें पता भी है कुछ। डू यू इवन नो एनीथिंग। डू यू इवन नो एनीथिंग। उसे कुछ पता भी है। डज ही इवन नो एनीथिंग। डज ही इवन नो एनीथिंग। तुम्हें कुछ पता भी है उसके बारे में। डू यू इवन नो एनीथिंग अबाउट हिम। डू यू इवन नो एनीथिंग अबाउट हिम और हर। तुम्हें पता भी है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। डू यू इवन नो वेयर वी आर गोइंग। अगर हम लोग बोलेंगे डू यू इवन नो वेयर आर वी गोइंग, अगर ऐसा बोलते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही बोलने के लिए हम लोग कहेंगे डू यू इवन नो वेयर वी आर गोइंग। तुम्हें पता भी है हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। डू यू इवन नो इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। डू यू इवन नो इन विच डायरेक्शन वी आर गोइंग, या फिर यूँ बोल सकते हैं डू यू इवन नो इन वॉट डायरेक्शन वी आर गोइंग। इन वॉट डायरेक्शन बोलेंगे तो भी वही मतलब हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन बोलेंगे तो भी उसका मतलब यही होगा कि कौन सी दिशा में या किस दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो अभी जो हो रहा है होने दो, हम लोग इसे तब की तब, अभी जो चल रहा है चलने दो, मामला बिगड़ेगा तो हम लोग इसे तब की तब देख लेंगे। इस तरह की बात को तब की तब को देखने के बाद जब कही जाएगी उसके लिए अगर हम लोग अपनी बात करते हैं एक से अधिक लोगों की बात करते हैं तो वहाँ पे वी का यूज करेंगे। वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। व्हेन वी कम टू इट, अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ तो वी की जगह पे आई का यूज़ करूँगा। ये इडियम है और बहुत ही ज़बरदस्त है। हम लोग इसकी परवाह नहीं करते, हम लोग इसे तब की तब देख लेंगे। वी डोंट केयर फॉर इट, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। अंजाम की परवाह किए बिना ही हम लोगों ने इस काम को किया है। और रही बात अंजाम की तो हम लोग इसे तब की तब देख लेंगे। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे वी हैव डन दिस वर्क विदाउट केयरिंग अबाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर यूँ कहें वी हैव डन दिस वर्क regardless of any consequences, we will cross that bridge when we come to it। हम लोग इसे तब की तब देख लेंगे। we will cross that bridge when we come to it। फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ, हम इसे तब की तब देख लेंगे, या हम लोग इसे तब की तब देख लेंगे। for the time being you go from here, we will cross that bridge when we come to it। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तब की तब देख लूँगा तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे I will cross that bridge when I come to it। नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो पूरा 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 मिनट हो गया, 1 साल हो गया, आज पूरे 1 दिन हो गया, आज पूरे 2 दिन हो गया, आज पूरा 1 महीना हो गया, आज पूरा 1 साल हो गया। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए पूरी 2 रात हो गई, इस तरह के बात को बोलने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। और सीखने का रूल है ये कि हम लोग इट हैज़ बीन का यूज़ करते हुए इस सेंटेंस को बनाएंगे। पूरा होने के सेंस में कंप्लीट का यूज़ करेंगे। कंप्लीट का यूज़ करेंगे। इट्स बीन का मतलब यहाँ पे हो गया इट हैज़ बीन। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, बी वॉज बीन, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़, उसके बाद बीन का यूज़ होता है। सब्जेक्ट के रूप में ईट है, उसके साथ हैज़ का यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। एकदम बिल्कुल क्लियर है। आइए देखते हैं। पूरे 2 दिन हो गए, इट्स बीन कंप्लीट 2 डेज। स्ट्रक्चर पूरा अगर आप समझ जाइएगा तो फिर आपके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। 2 साल पूरे हो गए। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट हैज़ बीन कंप्लीट 2 ईयर्स।
आज पूरा एक हफ्ता हो गया, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट हैज़ बीन कंप्लीट 1 वीक टुडे। इट हैज़ बीन कंप्लीट 1 वीक टुडे। पूरे 10 दिन हो गए, इट हैज़ बीन कंप्लीट 10 डेज। इट हैज़ बीन कंप्लीट 10 डेज। पूरे 48 घंटे हो गए, इट हैज़ बीन कंप्लीट 48 आवर्स। इट हैज़ बीन कंप्लीट 48 आवर्स। पूरी 2 रातें हो गई, इट हैज़ बीन कंप्लीट 2 नाइट्स। इट हैज़ बीन कंप्लीट 2 नाइट्स। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक तुमने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इट्स बीन कंप्लीट 5 डेज, बट यू डिड नॉट आंसर टू माई वर्ड्स येट। So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of you.